हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में यूनिट सेल को पूरी तरह से एक्सप्लेन किए थे। कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, उनका डायमेंशन वगैरह सब कुछ। अब उसमें से जो क्लासिफिकेशन यूनिट सेल का हम लोग देखे थे, उसमें से जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकल्स जो उसमें थे वे यूनिट सेल का कॉर्नर्स पे तो थे ही, कॉर्नर्स के अलावे वे कभी आ जा रहे थे बॉडी सेंटर में, वे कभी आ जा रहे थे फेस सेंटर में, एज सेंटर में। तो ऐसे यदि कोई पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे हो एक यूनिट सेल में, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल के लिए, some समझते हैं। मतलब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में किसी पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस का फिगर बनाना होगा। याद करो, पीछे बनाए थे वैसे ही कुछ फिगर बनाना होगा अभी। एक क्रिस्टल लैटिस का फिगर सबसे पहले। क्रिस्टल लैटिस में हम लोग देखे थे, जब इसको डिटेल कर रहे थे शुरुआत में ही, कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। बेसिकली क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, तो उसी को हम लोग दिखा करके चल रहे हैं। हाँ सर, फिगर को कैसे बनाए थे बताया जा चुका है, इसलिए भी डायरेक्ट हम बना रहे हैं, इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो यहाँ से मिल जाना है, यहाँ से नेक्स्ट इधर से मिलाते थे हम लोग। फिर यहाँ से और एक इसका मिड पॉइंट, फिर ए तीनों मिल गया, ए तीनों मिल गया, फिर यहाँ 1 2 3 ऐसा। तो यह जो फिगर बना यही क्रिस्टल लैटिस है। देख चुके हैं इसको हम लोग पहले भी। अब बताए थे कि इसी क्रिस्टल लैटिस में जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, जो उसके लिए कहलाता है यूनिट सेल। और ऐसा एक यूनिट सेल को उसमें डार्क करके अलग से हम लोग समझे थे, तो यहाँ भी इसको बनाते हैं, समझने में आसानी होगा। ऐसा ऐसा एक यूनिट सेल हम लोग कंसिडर किए थे, लाइक दिस। अब इसी में से पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे होगा तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इस बात को समझना है। तो सबसे पहले कॉर्नर पार्टिकल की बात करें। देखो, यह एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का ये वाला हुआ कॉर्नर, तो यहाँ एक पार्टिकल को हम रखते हैं ऐसा। वैसे भी यदि आप देखोगे एक यूनिट सेल को बना करके ऐसे, और यहाँ कॉर्नर पे एक पार्टिकल रख रहे हो, तो क्या देख करके बतलाओ तो कि पूरा का पूरा पार्टिकल इस क्यूब के अंदर आ रहा है क्या, इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहाँ जरा आप देखो कि जब एक पार्टिकल को ऐसे कॉर्नर पे हम रखें, तो यह जो कॉर्नर है, यह कॉर्नर कितने यूनिट सेल में है,
चूँकि यह जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है इसमें हम लोग देखे थे कि टोटल 8 यूनिट सेल है, मतलब एक जो है यूनिट सेल हम रंगे हैं, क्यूब को डार्क किए हैं, ऐसे ऐसे टोटल 8 क्यूब्स हैं पूरे में। तो बस देखना केवल ये है कि ये वाला जो कॉर्नर है वह कितने क्यूब के लिए कॉमन है। तो देखो इसके लिए तो आ ही रहा है, देख लो ध्यान से देखना, इसके लिए कॉर्नर तो आ ही गया। इसके पीछे जो है यूनिट सेल है दिस वन, इसके लिए भी आ रहा है। फिर इसके बगल में ई जो है इसके लिए भी आ रहा है, इसके पीछे जो है इसके लिए भी आ रहा है, मतलब 4 हो गया, 1 2 3 4। अब ऊपर में देखो इसके जस्ट ऊपर जो ई वाला यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल को तुम रंगोगे तो देखो इसके लिए भी कॉर्नर आ गया। उसके बाद फिर जस्ट इसके पीछे वाला जो है, तो पीछे वाला इसको तुम डार्क करोगे ऐसे करके तो इसके लिए भी आ जाएगा, देखो यहाँ ऐसे, मतलब ई दोनों के लिए भी आ गया। तो 4 और 2 6 बचा, ई दोनों तो इसके लिए भी आना है। देखो यहाँ रंगोगे तो ई वाला कॉर्नर आया इसके लिए, उसी प्रकार से इसके पीछे वाला के लिए भी आएगा ऐसा। तो 2 मतलब ये जो टोटल इसमें 8 है ना, 8 के लिए कॉर्नर आ रहा है। एकदम ध्यान से समझोगे कि ई जो कॉर्नर है वह कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन है, बस इतना ही सब बात समझना है। और गौर से देखोगे तो 8 के लिए आएगा, मतलब ये कॉर्नर इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर इन दोनों में भी है और इन दोनों में भी है, 8 में है ऐसा, 8 का 8 में। इसका मतलब हुआ कि ये जो 8 यूनिट सेल्स हैं, इन 8 यूनिट सेल्स के लिए मात्र एक कॉर्नर पार्टिकल है। नहीं, ये जो पूरा पार्टिकल हम दिखाए हैं या पार्टिकल इसमें पूरा है ही नहीं, बल्कि यह एक पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है, क्योंकि वह कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है। तो यदि यह कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है तो कॉर्नर में जो पार्टिकल होगा बेसिकली वह भी 8 यूनिट सेल में बटेगा। तो यह 8 यूनिट सेल्स के लिए एक कॉर्नर पार्टिकल हुआ। तो ज़रा बतलाओ कि एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो ऑब्वियसली 1/8 कॉर्नर पार्टिकल होगा। इसका मतलब हुआ कि जो कॉर्नर पार्टिकल यहाँ है, इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में जो हिस्सा है वह मात्र 1/8 है, बाकी इसका 7/8 7 और यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो ऐसे जो यहाँ लिखे हैं 30 यूनिट सेल में मात्र इसका इतना हिस्सा है और यह हिस्सा कितना है 1/8। तो समझ गए, एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर पार्टिकल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल में। तो क्या होता है कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, याद रखोगे 1/8। चलो कॉर्नर समझ गए हम लोग। नेक्स्ट फेस का लेकर के चलते हैं, ठीक। तो फेस मतलब मान लो कि यहाँ कोई पार्टिकल है इस फेस पे, तो ज़रा देख के बतलाओ कि ये वाला फेस कॉमन कितने में है, कितने यूनिट सेल में। तो एक ई यूनिट सेल का तो ये फेस है ही, और इसके बगल में देखो यह एक यूनिट सेल है, तो इसके लिए भी यह है, मतलब 1 और 1 2, बस ये दोनों के अलावा और किसी में नहीं आ रहा है। देख लो, मतलब ऐसे बनाए तुम और ऐसे ही एक और बनाओगे बगल में ऐसे करके, तो बगल में एक और बनाओगे यदि ऐसा, तो देख लो ई वाला जो फेस हुआ है तो 2 ही में आया, एक इसमें एक इसमें। तो जब यहाँ कोई पार्टिकल होगा तो पूरा का पूरा इसमें कैसे रहेगा, वो तो दोनों भाग में बटेगा। चूँकि फेस दोनों के लिए है तो फेस का जो पार्टिकल होगा वह भी दोनों के लिए होगा, मतलब वह पार्टिकल दोनों यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो 2 यूनिट सेल्स हैं, 2 यूनिट सेल्स, उसके लिए एक फेस पार्टिकल है, एक फेस पार्टिकल। तो उस हिसाब से जब एक यूनिट सेल के लिए निकालोगे तो कितना फेस पार्टिकल होगा, 1/2 फेस पार्टिकल। हाँ सर, तो जैसे कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, उसी प्रकार से फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2। मतलब यदि यहाँ कोई फेस में पार्टिकल है तो यह पूरा का पूरा इसी में नहीं है, बल्कि यह आधा इधर है आधा अंदर है, मतलब कंट्रीब्यूशन 1/2 है। समझ गए। अब एक बच रहा है अब एज। तो एज हम लोग किसको बोलते हैं, ये वाला कहलाता है एज। देखो ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है एज, जो लाइनिंग है सब ऐसे एज ही हुआ। तो ज़रा देख के बताओ कि यह एज कॉमन कितने के लिए है। तो एक इसका एज तो बन ही रहा है, एक इसके बगल में है, देखो इसके लिए भी एज बन रहा है, एक ठीक इसके ऊपर जो ई वाला यूनिट सेल है, देखो ई वाला, तो इसके लिए भी यही एज है, देख रहे हो।
और फिर एक जस्ट इसके बगल वाला मैंने 1 2 3 और 1 4, इसके लिए भी यही वाला एज आएगा। यदि इस यूनिट सेल को कंप्लीट करोगे यहाँ से तो देखो ई वाला एज आ जाएगा। मतलब ई जो एज है वो 4 यूनिट सेल के लिए है, यहाँ यहाँ फिर एक ही यहाँ और यहाँ हमने 4, 1 2 3 4। तो यदि यह एज 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन है तो यहाँ यदि कोई ऐसे पार्टिकल रखोगे तो जाहिर सी बात है कि वह पार्टिकल भी 4 यूनिट सेल में बटेगा, वह एक में तो रहेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ कि 4 यूनिट सेल्स के लिए एक एज पार्टिकल है, 4 यूनिट सेल के लिए एक एज पार्टिकल है। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना एज पार्टिकल होगा? 1/4 होगा। मतलब जो ऐसे एज में पार्टिकल होता है कहीं भी, उसका कंट्रीब्यूशन उसमें कितना होता है? 1/4। मतलब 1/4 हिस्सा उसका उसमें है, बाकी 3/4 हिस्सा 3 और यूनिट सेल में बटा हुआ रहता है। ऐसा। अब एक आता है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में कोई भी तुम यूनिट सेल बनाओगे और यदि पार्टिकल इसके बॉडी सेंटर में है तो बॉडी सेंटर में पार्टिकल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसी के अंदर है। अब कोई बक्सा लो, उसमें एक बॉल को डाल दो तो बॉल पूरा का पूरा उसी के अंदर होगा। कोना में रखोगे तो 8 में बटेगा, फेस पे रखोगे 2 में बटेगा, एज में रखोगे तो 4 में बटेगा। लेकिन यदि बॉक्स के अंदर कंप्लीटली कोई बॉल है तो पूरा का पूरा उसी के अंदर होगा। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए सारी बातों को। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ से, तो उसको तो रट लेना है आसान। होता कैसे है बस उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे और समझ भी लिए। तो कैसे समझेंगे कि फॉर ए क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस पार्टिकल कितना? 1/2, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज पार्टिकल 1/4, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्टिकल 1। बस इसको रट के रखना है। कैसे हुआ नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसको रट जाओगे कि क्यूबिक यूनिट सेल है भाई, तो उसके लिए कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर का 1/2, एज सेंटर का 1/4 और यदि बॉडी सेंटर पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 के बराबर होगा। अब यदि इतना कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता चल जाता है तो इसके बाद बारी आता है पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का। कंट्रीब्यूशन को याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जो 4 प्रकार का हम लोग यूनिट सेल देख रहे हैं नंबर ऑफ मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल के आधार पे, तो नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB या NI लिख सकते हो। सो NB इज द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल, NF इज द नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड पार्टिकल एंड NC इज द नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स। ऐसा। तो जैसे हम लोग पढ़े थे एक सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, और क्या पढ़े थे इसमें कि एक सिंपल क्यूबिक सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो एक सिंपल क्यूबिक सेल में पार्टिकल्स ऐसे कॉर्नर पे होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। ठीक, तो टोटल कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है। यदि आप कोई पूछेगा कि बताओ इस सिंपल क्यूबिक सेल में मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितना पार्टिकल है, तो ऐसे गिन के थोड़े बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई पार्टिकल यहाँ है लेकिन पूरा कहाँ है, तो हम लोग देखे थे कि इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। वैसे सब कॉर्नर पे है तो सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो
देख रहे हो, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, सब कॉर्नर पे है ऐसे हैं। तो टोटल कॉर्नर पार्टिकल 8, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 ख़त्म, तो कितना बचा? 1 बचा। इसको ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल लो कि नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल NC बराबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फार्मूला पे पुट कर दो। बाकी तो है नहीं, फेस पे नहीं है, बॉडी में भी नहीं है, तो फार्मूला NC/8 है, तो 8/8 प्लस 0/2 प्लस 0 तो 1। तो इसका मतलब हुआ कि सिंपल क्यूबिक सेल में, एक यूनिट सेल में मात्र कितना पार्टिकल होता है? एक पार्टिकल होता है, ओनली 1 पार्टिकल इन द यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में था। उसी प्रकार से मान लो कैलकुलेट करना हो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में BCC लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या था BCC अरेंजमेंट? क्या होता है? होता है कि इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, ऐसे कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, और इसके अलावे बॉडी का सेंटर में होते हैं। तो कॉर्नर पे टोटल 8 पार्टिकल्स हैं, तो NC बराबर 8, एक पार्टिकल बॉडी में है तो NB बराबर हो गया 1। फार्मूला पे पुट कर दो, तो 8/8 प्लस फेस पे तो है ही नहीं, बॉडी में 1, तो ये कट जाएगा, तो 1 + 0 + 1 मतलब 2। मतलब कि एक BCC यूनिट सेल में पार्टिकल कितना होता है? 2। यहाँ से गिनोगे लगेगा 9 पार्टिकल, बोला 8 कोना में है, 1 बॉडी में है, तो बॉडी में जो है वही पूरा इसमें है, बाकी सब तो 1/8 करके है ना। तो ऐसे निकालोगे तो टोटल पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 2। फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल। क्या है FCC यूनिट सेल? अरेंजमेंट में क्या इसमें हम लोग पढ़े कि पार्टिकल्स इसमें होंगे कहाँ? कॉर्नर पे, ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, 8 में होने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक फेस का सेंटर में, तो 6 फेस ना, एक के ऊपर एक नीचे, फिर एक राइट एक लेफ्ट, एक पीछे एक ही सामने। तो नंबर ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स 8, नंबर ऑफ फेस पार्टिकल 6, बॉडी में कहीं है नहीं, मतलब NB = 0 निकाल दो यहाँ से, तो 8/8 प्लस 6/2 प्लस 0, तो 1 + 3 4, मतलब FCC यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने हो गए? 4। और एक इंड सेंटर्ड के लिए, इंड सेंटर्ड अरेंजमेंट में क्या था? पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे थे, और कॉर्नर्स के अलावे और कहाँ थे? कोई भी 2 अपोजिट फेस का सेंटर पे, कोई भी 2 अपोजिट फेस, ऐसे मतलब NC = यहाँ 8 होगा, लेकिन NF = 2, फेस पे 2 ही पार्टिकल है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 8/8 प्लस 2/2 प्लस 0, बॉडी में तो है ही नहीं, तो 1 + 1 2। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में आ भी रहा होगा कि जैसे यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिखे, वैसे ही यहाँ एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्यों नहीं लिखे? ECC तो नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं? जब हम लोग ब्रेवियस लैटिस पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोग देखे थे कि क्यूबिक टाइप का जो यूनिट सेल होता है उसमें 3 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। या जो इंड सेंटर्ड अरेंजमेंट है ये पॉसिबल था ऑर्थोरोम्बिक के लिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मतलब ECO, इको, इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, क्योंकि यह ऑर्थोरोम्बिक का पार्ट है। और ऑर्थोरोम्बिक के अलावे भी था इसमें, इसके अलावा और किस में था? मोनोक्लिनिक में भी था, तो इंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, वैसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन को नहीं लाना है। तो अब जो हम लोग पढ़े, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। SCC यूनिट सेल में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, BCC लैटिस में 2 पार्टिकल, FCC लैटिस में 4 पार्टिकल, और इंड सेंटर्ड में 2 पार्टिकल। तो इसको डायरेक्ट याद रखो लोग, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, पूछता है कि FCC लैटिस का पर यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, BCC का पर यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो रट लेना है इसको, कैलकुलेशन तो बता ही दिए कैसे हुआ।
अब इस आधार पे जो है ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं कुछ वैसे क्वेश्चंस को। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इन ए क्यूबिक लैटिस x atoms occupy all the corners and y atoms occupy all the face centers. So what will be the formula of the compound? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई कंपाउंड है, उसमें दो प्रकार के एलिमेंट या दो प्रकार के एटम्स हैं, एक्स और वाई। क्यूबिक लैटिस है उसका, तो बोल रहा है कि उसमें से जो एक्स एटम है वह सारे कॉर्नर पे है, वाई एटम सभी फेस सेंटर पे है। तो ज़रा बतलाओ कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्यूबिक लैटिस जो बोल रहा है, तो इस क्यूबिक लैटिस का सिंपल सा मतलब हो गया कि इसमें जो कॉर्नर्स होने वाले हैं वे 8 और इसमें जो फेस होने वाले हैं वे 6। अब उसमें से लिखा हुआ है कि कॉर्नर पे है x और फेस पे है कौन, y। तो यहाँ से जब निकालोगे नंबर ऑफ x पर यूनिट सेल कि इस x का संख्या उस यूनिट सेल में कितना है, तो x है कॉर्नर पे, टोटल कॉर्नर है 8 और एक कॉर्नर में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग पढ़े हैं कि 1/8 होता है। तो 8 और 8 खत्म हो जाएगा तो 1 आ गया। उसी प्रकार से निकालोगे नंबर ऑफ y पर यूनिट सेल, तो y कहाँ है भाई, फेस पे। फेस टोटल कितना है 6 और फेस का कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले 1/2, तो ये कट जाएगा तो ये आ गया 3। मतलब यहाँ से जो एटम का रेशियो आया, एटॉमिक रेशियो x और y का, तो x इसमें से आया है 1, y आया है 3। मतलब x का एक एटम है तो y के 3 एटम्स हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा XY3। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखोगे कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो चार्ज यहाँ रहता है तब होता है। जैसे यहाँ इस पर 1 प्लस यहाँ 3 माइनस होता तब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ये चार्ज नहीं है, दिस इज द नंबर ऑफ x एंड y, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा x1 और y3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3। ऐसा, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन, एक कंपाउंड containing 3 elements P, Q and R has cubic lattice, ऐसा, in which P occupy 3/2 of corners या 3/2 ऑफ कॉर्नर्स नहीं लिखो, ऐसे करो कि एक कंपाउंड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R हैज क्यूबिक लैटिस इन विच P ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल कॉर्नर्स। उसके बाद Q ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर एंड R ऑक्यूपाई अल्टरनेट फेसेस। सो राइट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है ऐसा।
तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए उसमें 2 प्रकार के एलिमेंट थे एक्स वाई, इस बार बोल रहा है कि 3 टाइप के हैं, पी क्यू और आर। क्यूबिक लैटिस इस बार भी दिया हुआ है, इस बार भी क्या दिया हुआ है, क्यूबिक लैटिस। तो अगेन यदि क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है तो इससे हम लोग को समझना क्या है कि इसमें कॉर्नर्स होने वाले हैं 8, बॉडी तो भाई एक ही रहेगा और फेस होने वाले हैं 6। कॉर्नर पे कौन है, P, बॉडी में कौन है, Q, फेस पे कौन है, R। सारे कॉर्नर पे नहीं है, देखो लिखा हुआ है 1/4 ऑफ टोटल कॉर्नर, तो कॉर्नर 8 है तो इसका 1/4 में P है। बॉडी 1 है तो इसमें तो पूरा है, और फेस में बोल रहा है सब फेस पे नहीं, ध्यान से देखोगे अल्टरनेट फेसेस। तो अब सबसे बड़ा यहाँ जानने वाला बात आया कि एक क्यूब में अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं। तो अल्टरनेट फेसेस मतलब कि बगल वाले फेस को छोड़ करके, समझो ज़रा यहाँ एग्जांपल से। इस बुक को यदि हम लोग क्यूब मान लें तो 6 फेस हो गए, एक सामने वाला, ये पीछे वाला 2, फिर 3, 4, एक ही 5 और एक ही 6। इस फेस को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है इसको। तो अल्टरनेट मतलब होता है कि बगल वाला को छोड़ के, तो यदि ई वाला फेस है तो इसके बगल में ई है तो इसको छोड़ दो तो ई वाला फेस आएगा। अच्छा, इसके बगल में ई भी है तो इसको छोड़ दोगे तो फिर यही वाला फेस आएगा। अब इसके बगल में ई है तो इसको छोड़ दो फिर यही वाला आएगा, और इसी के बगल में ई है तो इसको छोड़ दोगे फिर यही आएगा। तो बगल वाले को छोड़ने के बाद इसके अल्टरनेट में कौन आ रहा है, यही एक आ रहा है। तो अल्टरनेट फेस कितने हुए, 2। इसको कंसिडर करोगे तो ई वाला आ जाएगा, इसको कंसिडर करोगे तो ई वाला आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट फेस हो गए 2 ऐसे। तो 6 में नहीं बल्कि 2 में अब रहेगा। ई हुआ नंबर ऑफ पोजीशन, ये तीनों हुए नंबर ऑफ पोजीशंस कि टोटल 8 कॉर्नर होता है, लेकिन पी 8 कॉर्नर पे नहीं है, 1/4 पे है। तो टोटल कॉर्नर 8 का 1/4 लेंगे। ये बॉडी में है तो एक बॉडी है पूरा उसी के अंदर है। फेस 6 होता है लेकिन बोला अल्टरनेट फेस, तो अल्टरनेट फेस 2 है। अब यहाँ से जब कंट्रीब्यूशन लगाओगे, कंट्रीब्यूशन, तो अच्छा कॉर्नर हुआ 8 × 1/4 और कॉर्नर वाला का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। उसी प्रकार से 1 × 1 और बॉडी वाला का कंट्रीब्यूशन 1। टोटल फेस यहाँ 2, टोटल मतलब जितना में पार्टिकल है, और कंट्रीब्यूशन 1/2। तो इसको कर दो, 8 कट जाएगा तो यहाँ बचा 1/4, यहाँ 1 और यहाँ 1। मतलब इस बार जो रेशियो आया पी क्यू और आर का एटॉमिक रेशियो, तो पी है 1/4, क्यू है 1 और आर भी है 1 ऐसा। तो यह जो रेशियो है, यह फार्मूला इस हिसाब से लिखोगे तो जाएगा P 1/4 QR। तो ऐसा कोई फार्मूला थोड़ी होता है, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में नहीं। तो क्या करोगे कि जो ऐसे फ्रैक्शन वाला है उसके डेनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 4 × 4 × 4 तो कट जाएगा, तो फिर बचेगा 1 × 4 × 4, मतलब फार्मूला आ जाएगा PQ4R4। दिस इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली भी आ सकते हैं या ऐसे इनडायरेक्टली भी आएंगे। तो सबसे पहले तो देखना, और आएगा तो क्यूबिक लैटिस से ही रिलेटेड आएगा। तो देखना कि कितने कॉर्नर्स पे है, कितने फेस पे है, कितने एज पे है। बॉडी में तो बटने का बात ही नहीं है, एक ही बॉडी होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप निकाल लोगे नंबर ऑफ पोजीशन। ये नहीं कि 8 कॉर्नर है तो 8 पे कर दे, नहीं, 8 कॉर्नर है लेकिन है तो 1/4 पे पार्टिकल। तो सबसे पहले 8 कॉर्नर का 1/4 लिखेंगे, सबका वैसे ही करके। उसके बाद लगाएंगे कंट्रीब्यूशन कि जो कॉर्नर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी वाले का 1, फेस वाले का 1/2, और तब यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम, फिर ऐसे करके एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो से यदि ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है तो जिसका फ्रैक्शनल रेशियो है उसका डेनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक से ज़्यादा फ्रैक्शनल रेशियो रहेगा तो एलसीएम लेकर के सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आएगा वही उसका सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनते हैं, एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बस केवल पोजीशन को ध्यान में रखना है ना, और पोजीशन के अलावे क्या कंट्रीब्यूशन उसका कितना है, किस पोजीशन पे। तो देखिए हम लोग कि बॉडी में पूरा 1 है, फेस में 1/2 है, वही एज में रहता तो 1/4 लेते, कॉर्नर पे 1/8 है। और उससे भी बड़ा इसको समझना,
जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अल्टरनेट फेस था। अब अल्टरनेट फेस तो जनरली ऐसे सोचेगा कि टोटल फेस 6 है तो अल्टरनेट मैंने एक छोड़ के, तो एक छोड़ेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, समझना है कंसेप्ट को कि कैसे होगा तब। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।